Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel इंग्लिश सीखे में एंड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ जो हमारे डेली यूज सेंटेंसेस पे बेस्ड है। और आपको ये सेंटेंसेस बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि मैं इस सेंटेंसेस को यूज नहीं करती हूँ अपनी डेली लाइफ में। ऐसा नहीं कि हम डेली यूज करते हैं, बट हम अपने डेली यूज सेंटेंसेस में इन सेंटेंसेस को ज़रूर यूज करते हैं। और इसे मैं हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करके सिर्फ नहीं छोड़ूंगी, बल्कि मैं आपको ग्रामर के रूल्स और इंग्लिश के जो सम बेसिक रूल्स हैं वो भी मैं बताऊंगी। और टेंसेस जो है वो भी मैं इसमें बताऊंगी कि किस सेंटेंस में किस टेंस का यूज हुआ है और उसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, पहचानने का स्ट्रक्चर क्या है। ये सब समझाने के लिए मैं अदर से और भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स लूँगी और जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स होंगे उन्हें भी मैं आपको समझाऊंगी, और वो भी अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू, ताकि आप अपने आप को अच्छे से सेटिस्फाइड कर लीजिएगा कि हाँ, इंग्लिश सीखे में कुछ नया चीज़ सिखाया जाता है जिससे हम स्ट्रांग हो रहे हैं, हमारी इंग्लिश स्ट्रांग हो रही है। तो आप सही चैनल में आए हैं और मेरे साथ बने रहें इस चैनल के लास्ट तक। और जहाँ पे भी आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन होता है तो आप मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और मैं उसका रिप्लाई हमेशा ज़रूर करूँगी और आंसर के साथ रिप्लाई करूँगी। सो आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, वहाँ कोई नहीं है तो तुम किसके साथ हाथ मिला रहे हो। ये अपनी फ्रेंड को बोल रही है, वहाँ कोई नहीं है तो तुम किसके साथ हाथ मिला रहे हो। देयर इज नो वन, देयर इज नो वन, सो विथ हुम आर यू शेकिंग हैंड्स। गाइज, शेक हैंड का मतलब होता है हाथ मिलाना। देयर इज नो वन, सो विथ हुम आर यू शेकिंग हैंड्स। ऐसा ही हम अदर एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि वहाँ कोई नहीं है तो तुम किसे देख रहे हो। देयर इज नो वन, सो हुम आर यू लुकिंग। देयर इज नो वन, सो हुम आर यू लुकिंग। मैं किसी से हाथ नहीं मिला रहा था। आई वॉज नॉट शेकिंग हैंड्स विथ एनीवन। ये बोल रहा है मैं किसी से हाथ नहीं मिला रहा था। आई वॉज नॉट शेकिंग हैंड्स विथ एनीवन। गाइज, यहाँ पे आप लोगों को वाज का यूज दिख रहा है, और वाज का यूज किस टेंस में किया जाता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और इस टेंस को पहचानने का क्या स्ट्रक्चर क्या होता है? जिस सेंटेंस के लास्ट में, मतलब हिंदी सेंटेंसेस जो होते हैं उन्हें कैसे पहचानेंगे? जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रहे थे, इस टाइप से वर्ड्स हो एंडिंग में, दैट टाइम हमें समझ जाना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। और इंग्लिश में अगर वाज वर्ड का यूज है और बिफोर का, समझ जाना ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। और इसका बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस मेन वर्ब, यानी कि V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। और याद रखना है, जब भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बात हो जहाँ पे वाज वर्ब का यूज हो, वहाँ पे हमेशा बिफोर का यूज होता है। जैसे हम अदर एग्जांपल ले सकते हैं, मैं खेल नहीं रहा था। आई वॉज नॉट प्लेइंग, आई वॉज नॉट प्लेइंग। या फिर मैं देख नहीं रहा था। आई वॉज नॉट लुकिंग। या फिर मैं घर नहीं जा रहा था। आई वॉज नॉट गोइंग होम। ये तो नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। और अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लें तो क्या होगा? मैं खा रहा था। आई वॉज ईटिंग। मैं खेल रहा था। आई वॉज प्लेइंग। मैं सिर्फ अभ्यास कर रहा था। आई वॉज जस्ट प्रैक्टिसिंग। आई वॉज जस्ट प्रैक्टिसिंग। गाइज, प्रैक्टिसिंग यहाँ पे फिर से बिफोर का यूज है और फिर यहाँ वाज का यूज है। मतलब क्या है? पहले जो सेंटेंस में मैं बताई कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है, और इसका पहचानने का स्ट्रक्चर तो मैं अभी बताती हूँ, फिर से बता देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। और हमेशा जो वाज या वर्ब लगता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। अगर फर्स्ट पर्सन हो तो वाज लगेगा, और अगर सेकेंड पर्सन यू, अगर यू हो तो उसमें क्या हो? सिंगुलर यू हो या प्लूरल, यू का प्लूरल क्या होगा? यू ही होता है, तो उसमें हम लोग वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करें, जैसे में ही, सी, इट या कोई नाम हो, दैट टाइम हम लोग वाज का यूज करते हैं। ऐसे हम बोल सकते हैं, मैं बस खा रहा था। आई वॉज जस्ट ईटिंग। या फिर मैं बस घर जा रहा था। आई वॉज जस्ट गोइंग टू होम। या फिर मैं बस लिख रहा था। आई वॉज जस्ट राइटिंग। या फिर मैं बस फ़ोन चला रहा था। आई वॉज जस्ट यूजिंग द फ़ोन।
जब मैं अमीर लोगों से मिलूँगा तो कैसे बात करूँगा, यानी ये बता रहा है कि वो प्रैक्टिस क्यों कर रहा था आखिर। यानी कि जब मैं अमीर लोगों से मिलूँगा तो कैसे बात करूँगा। हाउ विल आई टॉक व्हेन आई विल मीट रिच पीपल। हाउ विल आई टॉक व्हेन आई विल मीट रिच पीपल। गाइज, सब कोई नर्वस होता है कि रिच पीपल है, उनका हाई स्टैंडर्ड होगा, बोलने का स्टैंडर्ड अलग, पहनने का स्टैंडर्ड अलग, थोड़ा सा नर्वसनेस फील होता है। तो ये उसी का प्रैक्टिस कर रहा था कि हम जब किसी बड़े व्यक्ति से या फिर हमारे सीनियर्स से मिलेंगे तो हम उनसे बात कैसे करेंगे। तो ये बोल रहा है हाउ विल आई टॉक व्हेन आई विल मीट रिच पर्सन। और यहाँ पे रिच पर्सन या फिर रिच पीपल बोलिए, एक ही चीज़ है। और यहाँ पे आप लोगों को विल का यूज दिख रहा है, और विल का यूज किस में किया जाता है, फ्यूचर टेंस में। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये कहानी, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। इसका जो पहचानने का स्ट्रक्चर हो क्या होगा, गा गे गी, लास्ट में जो होगा, लास्ट में हिंदी सेंटेंस में जो गा गे गी ये यूज हुआ रहेगा और एंडिंग होगा, दैट टाइम हमें समझ जाना कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। और इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1, यानी मेन वर्ब जो होगा वो V1 होगा प्लस ऑब्जेक्ट। तो बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और ये शैल या विल जो भी होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मिलता है। आज मेरे दोस्त राजीव सिंघानिया यहाँ आएंगे। ये कोई दोस्त है इनका राजीव सिंघानिया नाम करके, वो बोल रही है कि आज मेरे दोस्त राजीव सिंघानिया यहाँ आएंगे। टुडे माय फ्रेंड राजीव सिंघानिया विल कम हेयर। टुडे माय फ्रेंड राजीव सिंघानिया विल कम हेयर। गाइज, आप लोगों को फिर से यहाँ विल का यूज किया गया है, मतलब ये कौन सा टेंस का होगा, जो मैं पहले बताई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। और गाइज, ऐसा ही अदर एग्जाम्पल ले सकते हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। हम बोलते हैं ना, कल मैं दिल्ली जाऊंगा, टुमारो आई विल गो टू दिल्ली। या फिर कल मैं कॉलेज जाऊंगा, टुमारो आई विल गो टू कॉलेज। गाइज, आप लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो मेरे पहले के वीडियोज़ नहीं देखते हैं वो प्लीज़ देखिए उसे, क्योंकि आपका प्रैक्टिस उससे बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और इसमें आपको सेंटेंसेस रटना नहीं होगा। ये इंग्लिश है, ऐसा रट्टू तोता नहीं बनना है हमें, ना किसी चीज़ का मतलब बोलते हैं ना, बस एक चीज़ मिल गया रोबोट के जैसा चिप मिल गया उसी को बोलना है उसी को पढ़ना, वैसे हम लोग को कुछ नहीं करना है। बस हम लोग ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन के जैसा ही बिहेव करेंगे। मतलब हमें नए नए क्रिएटिव चीज़ों को सीखना है और उसे नई नई चीज़ों को क्रिएट भी करना है। तो क्या करना है, हमें अपने आप को एक गुड इंग्लिश स्पीकर बनाना है और सबके सामने अच्छे से बोलना भी है और उन्हें प्रूफ भी करना है कि आई एम अ गुड इंग्लिश स्पीकर। सो आप लोग जो नहीं देखते हैं मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को, यानी पहले के वीडियोज़ को, वो लोग मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और चेक कीजिए मेरे प्लेलिस्ट को। वहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं आप लोगों के लिए जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट के आप लोग जाइए और मतलब ये वीडियो देख करके जाइएगा, ये वीडियो आप लोग देख लीजिए और आप लोग जाइए उस वीडियोज़ में मेरे प्लेलिस्ट में और उसे देखिए और कीप सपोर्टिंग मी। और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप जितना शेयर कीजिएगा आप मुझे उतना ही सपोर्ट कीजिएगा। सो कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप लर्निंग इंग्लिश विथ इंग्लिश सीखे। हाँ, इसलिए मैं यह सब तैयारी कर रहा हूँ। यस, दैट्स वाई आई एम प्रिपेयरिंग ऑल दिस। ये बोल रहा है हाँ, इसलिए मैं यह सब तैयारी कर रहा हूँ। यस, दैट्स वाई आई एम प्रिपेयरिंग ऑल दिस। गाइज, यहाँ पे क्या दिख रहा है, इज एम आर का यूज है, यानी एम का यूज है। तो ये कौन सा टेंस का होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। और इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस मेन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। और मेन वर्ब जब भी बोले मतलब V1 होगा और प्लस उसमें हम ऐड करते हैं ING को। तो इसका जो पहचानने का स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, जब किसी सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी सेंटेंसेस को अगर पहचाना तो उसमें अगर लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूँ इस टाइप से हो तो हमें समझ जाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। और किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के बाद इज या एम या आर का यूज हो, उसके बाद V4 का यूज हो प्लस ऑब्जेक्ट हो, दैट टाइम हम लोग समझ जाएंगे कि ये किस टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। और प्रिपेयर
प्रिपेयर वर्ड हम किस टाइम यूज करते हैं, जब हम किसी चीज़ का तैयारी करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं खाना बना रही हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग फूड भी बोल सकते हैं, या फिर आई एम कुकिंग फूड भी बोल सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। या फिर मैं जॉब का तैयारी कर रहा हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब। देखो, उन्हीं की बात करते करते राजेश सिंघानिया आ गए, यानी कि जिसका ये बात कर रहे थे वही आ भी गए। देखो, उन्हीं की बात करते करते राजीव सिंघानिया आ गए। लुक वाइल टॉकिंग अबाउट हिम, लुक वाइल टॉकिंग अबाउट हिम, राजीव सिंघानिया केम, राजीव सिंघानिया केम। यहाँ पे केम सिर्फ V2 का यूज किया गया। इसके पीछे कौन सा हेल्पिंग वर्ब है वो तो पता नहीं चल रहा, मतलब ये समझ जाना हम लोग को कौन सा टेंस का है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग बात करते हैं तो उसका जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि उसमें सब्जेक्ट के बाद हमेशा V2 यूज होगा। और इसमें किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि कौन सा वर्ब लगाएंगे। और साथ ही साथ जिस सेंटेंस के एंड में जैसे गए या गए, गया, इस टाइप से या ई हो ना, दैट टाइम हम समझ जाते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। क्या आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो? ये गर्ल जो है वो पूछ रही है एक दूसरे को कि क्या आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं? डू यू गाइज ऑलरेडी नो ईच अदर, डू यू गाइज ऑलरेडी नो ईच अदर। हम लोग भी बोलते हैं ना, जब हमारे फ्रेंड्स मिलते हैं दैट हम बोलते हैं आई थिंक आई नो यू, दैट टाइम हम बोलते हैं क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? डू यू नो ईच अदर ये भी बोल सकते हैं, या फिर डू यू गाइज नो ईच अदर ऐसे भी बोल सकते हैं। ईच अदर का हिंदी क्या होता है, एक दूसरे को। जैसे हम बोलते हैं ना, हम लोग एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते, वी डोंट नो वेल ईच अदर, वी डोंट नो वेल ईच अदर, या फिर वी डोंट नो वेल अबाउट ईच अदर। उन्हें कौन नहीं जानता कि वह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। यहाँ पे कौन नहीं जानता का मतलब यहाँ क्वेश्चन नहीं करना। जैसे हम बोलते हैं तुम्हें कौन नहीं जानता, हु डजंट नो यू, हु डजंट नो यू। या फिर ऐसे ही बोलते हैं तुम्हें कौन नहीं जानता, या फिर महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। फिर ये बोल रहा है उन्हें कौन नहीं जानता, उन्हें की जगह आप इन्हें यूज कीजिएगा यहाँ पे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हम फेस टू फेस ना बात कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें का ज़्यादा बेटर होगा। इन्हें कौन नहीं जानता कि वह बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। हु डजंट नो हिम, हु डजंट नो हिम दैट ही इज अ वेरी बिग बिजनेसमैन। हम लोग बोलते हैं ना, तुम्हें कौन नहीं जानता कि तुम एक अच्छे लड़के हो। हु डजंट नो यू दैट यू आर अ गुड बॉय। या फिर आपको कौन नहीं जानता कि आप एक अच्छे शिक्षक हैं। हु डजंट नो यू दैट यू आर अ गुड टीचर। नहीं, लेकिन इनसे मिलने का एक सपना था जो आज पूरा हो गया। गाइज, हमारे मन में भी बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं कि मैं उनसे मिलूं, या किसी खास पर्सन से मिलूं, या फिर कोई कुछ अचीव करूं अपने लाइफ में। किसी सपने को अपने आप में कुछ ना कुछ पूरा करने का ड्रीम तो होता ही है। तो ये यही चीज़ बोल रहा है, नहीं लेकिन इनसे मिलने का एक सपना था जो पूरा हो गया, यानी कि आज पूरा हो गया। नो बट देयर वॉज अ ड्रीम ऑफ मीटिंग हिम विच हैज कम ट्रू टूडे। एंड गाइज, आप लोग को यहाँ पे हैज का यूज दिख रहा है। हैज का यूज मतलब सीधा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और हैव या हैज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होता है कि हैव कहाँ यूज होगा और हैज कहाँ यूज होगा। और जब भी आप लोग को यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैम हैज के बाद तो अब V3 यूज होगा, लेकिन आप कम लगाए हैं, तो कम लगाने का रीज़न ये है कि ये V3 ही है। अब V1 क्या होता है, कम का V1 होगा कम, V2 केम, V3 कम, V4 कमिंग, V4 कमिंग, V5 कम्स। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना कि कम लगा है तो ये V1 है। ऐसा बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, यानी बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स होते हैं जिनका जो V3 होता है वो सेम होता है पहले के जैसा ही। एग्जाम्पल के तौर पे एक दो एग्जाम्पल लूँगी। पहला एग्जाम्पल है शट, SHUT। शट का मतलब होता है बंद करना, और बंद करना शट का जो V3 होता है वो भी शट SHUT होता है, सेम V1 के जैसा। और वैसा ही है
एक और एग्जाम्पल हीट, हीट को भी HIT जो होता है ना किसी चीज़ में ठोकर मारना या मारना, उसका जो भीतरी होता है उसका भी भीतरी HIT यानी कि V1 के जैसा ही सेम भीतरी भी होता है। तो इस तरह से बहुत सारे आपको वर्ड मीनिंग्स मिल जाएंगे जो कन्फ्यूजन वाले होते हैं, तो इससे क्लियर रखना है अपने माइंड को और टेंशन फ्री होकर के हमेशा इंग्लिश सीखना है। अभी इंग्लिश सीखे के साथ हमेशा बने रहें और थैंक यू। और एक और बात कि जो भी मेरे YouTube चैनल में नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और जो आपका इम्पॉर्टेंट फीडबैक है उसे आप ज़रूर देखें कि आप नया क्या सीखें आज, क्योंकि जब तक आप बताइएगा नहीं और आप किस टाइप के टॉपिक्स में आप चाहते हैं वीडियोज वो भी आप बता सकते हैं, मैं उसमें भी बनाऊंगी और क्योंकि आपका डिमांड मैं पूरा ज़रूर करूंगी। सो जिस तरह के भी वीडियोज हैं वो आप बताइए, मैं उनमें बनाने की कोशिश करूंगी। और कीप लर्निंग इंग्लिश विथ इंग्लिश सीखें। चलिए अब हम लोगों को खाना खा लेना चाहिए। कम ऑन नाउ वी शुड ईट फूड, ये बोल रही है कम ऑन नाउ वी शुड ईट फूड। या हम लोग बोलते हैं ना अब हम लोग को पढ़ना चाहिए, नाउ वी शुड स्टडी। या फिर अब हम लोग को सोना चाहिए, वी शुड स्लीप, नाउ वी शुड स्लीप। या फिर वी शुड स्लीप नाउ, नाउ को आप पहले भी और लास्ट में भी लगा सकते हैं। और गाइस यहाँ पे शुड का यूज है, शुड का यूज यानी कि किसी तरह से आप बोलते हैं किसी को सजेस्ट करने के टाइप से। और ये क्या बोल रही है, खाना खाने बोल रही है तो मतलब सजेस्ट ही कर रही है। और एक तरह से अगर हम किसी को पढ़ने बोलते हैं तो दैट टाइम भी तो हम सजेस्ट करें कि अब हम लोग को पढ़ना चाहिए। सो दैट टाइम हम लोग शुड का यूज करते हैं। और शुड के साथ हमेशा एक्शन 1 यूज होता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सेकेंड पर्सन आएगा तो क्या होगा यूज, अगर थर्ड पर्सन आएगा तो क्या यूज होगा, हमेशा V1 ही यूज होता है। कुछ अपहरणकर्ताओं ने मेरी छोटी बहन का अपहरण कर लिया। ये अपहरणकर्ताओं थोड़ा सा ज़्यादा हिंदी लग रहा है और बहुत कोई बोलते हैं कि मैम थोड़ा डिफ़िकल्ट हिंदी को यूज मत कीजिए। तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कुछ किडनैपर्स ने मेरी बहन का किडनैप कर लिया, यानी कि कुछ किडनैपर्स ने मेरी बहन को किडनैप कर लिया। तो इस तरह से बोल सकते सम किडनैपर्स किडनैप्ड माय यंगर सिस्टर। और किडनैपर्स का मतलब क्या होता है, जो किडनैप करने वाला लोग होता है किडनैपर्स उसे बोलते हैं। और किडनैप का मतलब क्या होता है, जब हम लोग अपहरण करते हैं किसी का, ये तो भले भांति सबको पता होगा कि किडनैप का मतलब होता है किसी का अपहरण करना। अगर किसी भी वर्ब में अगर ER ऐड कर दिया जाए लास्ट में तो क्या होता है, वो डूअर बन जाता है, यानी काम जो करता है उसे। ऐसा ही किडनैप है, किडनैप में ER लगा दिया गया है। किडनैपर का मतलब क्या आता है, जो अपहरण करता है, यानी कि जो किडनैप करता है उसे किडनैपर बोलते हैं। वैसे ही हम अदर एग्जांपल ले सकते हैं वर्क तो भी वर्ब है ना, वर्क काम करना वर्ब है, लेकिन अगर इसमें ER जोड़ दें हम लोग तो वर्कर हो जाएगा। वर्कर को क्या बोलते हैं, जो डूअर है यानी जो काम करने वाला है उसे वर्कर बोलते हैं। तो फिर अगर राइट तो लिखना एक वर्ब है, लेकिन इसमें ER जोड़ते हैं हम तो क्या बन जाता है, राइटर का मतलब क्या होता है, लेखक। तो ये जो काम करने वाला होता है ना उसमें ER जोड़ने से वो डूअर बन जाता है जो काम करता है। और डूअर कौन होता है, कोई भी हो सकता है, ही सी इट एनी नेम आई वी दे, मतलब कोई भी हो सकता है इनमें से में। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से आपको समझ में आने लगेगा। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड keep trying always to practice, and in front of anyone if you get any time or any opportunity then you shouldn't lose it, because it's a golden time that you can improve yourself and you can shine yourself. So you should start speaking English and you should impress everyone in front of you. अभी एक अनजान नंबर से कॉल आया था, जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम एन अननोन नंबर। हम लोग के साथ भी होता है कि किसी अननोन नंबर से कॉल आता है, दैट टाइम हम किसी को बोलते हैं एक अननोन नंबर से कॉल आया था। देन ये यही चीज़ बोल रही है, अभी एक अनजान नंबर से कॉल आया था, जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम एन अननोन नंबर। गॉट का मतलब क्या होता है, गेट मतलब पाना, गॉट मतलब पाया। इसी तरह से कॉल आया तो ये जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम एन अननोन नंबर। ऐसे हम बोलते हैं अभी बस उससे मैं ये पेन ली, आई जस्ट गॉट अ पेन फ्रॉम हिम। या फिर आई जस्ट गॉट अ बाइक फ्रॉम हिम। लोगों ने बोला है कि
तुम 2 घंटे के अंदर 1 करोड़ रुपए लेकर पहुंच जाना। किडनैपर्स का तो ही काम है कि किडनैप करना और पैसे लेना। तो ये बोल रही है, अपने फ्रेंड को बता रही है, उन लोगों ने बोला है कि तुम 2 घंटे के अंदर 1 करोड़ रुपए लेकर पहुंच जाना। Those people have said that you should reach within 2 hours with 1 करोड़ रुपीज। या गाइज यहाँ पे आप लोगों को हैव का भी यूज दिख रहा है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि कहाँ पे जब कोई काम जस्ट हो गया हो या फिर हुआ है तो उस टाइम हम लोग क्या बोलते हैं, हैव या हैज का यूज करते हैं। और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो भी हैव या हैज मिलता है, इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस मेन वर्ब यानी कि V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे फिर है पहुँच जाना। पहुँच जाना यानी क्या बोल रहे हैं, उसे पहुँचने के लिए बोला जा रहा है। तो ये वही बोल रहा है कि यू शुड रीच विथिन 2 आवर्स विथ 1 करोड़ रुपीज। सुनो तुम रो मत, क्योंकि रोने से कुछ नहीं मिलेगा। ये अपनी फ्रेंड को समझाते हुए बोल रहा है। लिसन डोंट क्राई, डोंट यू क्राई या फिर डोंट क्राई भी बोल सकते हैं, या फिर यू डोंट क्राई ऐसा भी बोल सकते हैं। लिसन डोंट यू क्राई बिकॉज क्राइंग वोंट गेट एनीथिंग। यहाँ पे फिर से 2 सेंटेंसेस का यूज हुआ है, मतलब 2 टेंसेस का यूज हुआ है। फर्स्ट में क्या बोला जा रहा है, डोंट का यूज है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल टेंस भी बोला जाता है। इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब यानी कि V1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट, और जो एस या ES मिलेगा वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। दूसरे सेंटेंस में ऑन्ट यानी कि विल नॉट का यूज है। देन यहाँ पे क्या यूज, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस मेन वर्ब यानी कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी नंबर में कॉल करो और उन लोगों से उनका पूरा पता पूछो। कॉल इन द सेम नंबर एंड आस्क देम फॉर देयर फुल एड्रेस। ये बोल रहा है उसी नंबर में कॉल करो और उन लोगों से उनका पूरा पता पूछो। कॉल इन द सेम नंबर एंड आस्क देम फॉर देयर फुल एड्रेस। गाइज यहाँ पे आस्क का मतलब क्या होता है, पूछना, या फिर बहुत जगह से आस्क कुछ चीज़ मांगने टाइम भी हम लोग आस्क का यूज करते हैं। जैसे कि ही आस्क्ड मी अ पेन, वह उसने मुझे एक पेन मांगा। ही आस्क्ड मी अ पेन, या फिर ही आस्क्ड मी माई बाइक। तो इस टाइप से हम लोग यूज कर सकते हैं आस्क का। और यहाँ पे पूछने के लिए डोंट आस्क मी, मुझसे मत पूछो। एंड बोलते हैं ना, किसी और से ये बात पूछ लो, आस्क इट टू एनीवन एल्स। उन लोगों ने मुझे धमकी दी है कि उन्हें पैसे ना मिलने पर वे लोग मेरी बहन को मार देंगे। गाइज आपके सामने फिर से बहुत लंबा सेंटेंस है, तो इसे मैं 2 पार्ट्स में करके पढ़ाऊंगी एंड बताऊंगी, क्योंकि एक साथ पढ़ने से शायद कन्फ्यूजन हो या फिर समझ में ना आए या कुछ वर्ड्स छूट जाए। तो ये सबसे बचने के लिए, हमें अच्छे से समझने के लिए इन्हें 2 पार्ट्स में करेंगे। पहला पार्ट में क्या है, उन लोगों ने मुझे धमकी दी है कि दे हैव थ्रेटेंड मी दैट, यानी कि पहला क्या, थ्रेटेंड का मतलब क्या होता है, धमकी देना। थ्रेटेन होता है और इसमें V3 है इसलिए ED लगा, थ्रेटेंड। एंड उन्हें पैसे ना मिलने पर वे लोग मेरी बहन को मार देंगे। दे विल किल माई सिस्टर इफ दे डोंट, यानी कि डू नॉट गेट द मनी। डू नॉट या डोंट एक ही चीज़ है। ये बोल रही है कि उन लोगों ने मुझे धमकी दी है कि पैसे ना मिलने पर, उन्हें पैसे ना मिलने पर वे लोग मेरी बहन को मार देंगे। दे हैव थ्रेटेंड मी दैट दे विल किल माई सिस्टर इफ दे डू नॉट गेट द मनी। और गाइज यहाँ गेट द मनी का मतलब पैसे उन्हें मिलने के लिए यूज हुआ है। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं कोई चीज़ नहीं पाई, आई डिडंट गेट एनीथिंग, आई डिड नॉट गेट एनीथिंग। तुम डरो मत, मैं तुम्हारी बहन को सही सलामत वापस घर ले आऊँगा। ये अपनी फ्रेंड को समझाते हुए बोल रहा है, तुम डरो मत, मैं तुम्हारी बहन को सही सलामत घर वापस ले आऊँगा। डोंट बी अफ्रेड, या फिर यू डोंट बी अफ्रेड ऐसा भी आप बोल सकते हैं। डोंट बी अफ्रेड, आई विल ब्रिंग योर सिस्टर बैक होम सेफली। आई विल ब्रिंग योर सिस्टर से बैक होम सेफली, ऐसा हम बोलते हैं ना, मैं तुम्हें सही सलामत घर ले जाऊंगा। आई विल ब्रिंग यू होम सेफली, आई विल ब्रिंग यू होम सेफली, या फिर मैं तुम्हें दिल्ली सही सलामत ले जाऊंगा। आई विल ब्रिंग यू दिल्ली सेफली, आई विल ब्रिंग यू दिल्ली सेफली। और तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा। सौंप दूंगा मतलब क्या होता है, किसी को कोई चीज़ चाहिए होता है, यानी कि जो उसे देते हैं हाथों में, उसे हैंड ओवर कहा जाता है। एंड आई विल हैंड इट ओवर टू यू, एंड
आई विल हैंड इट ओवर टू यू। गाइज, अगर आप थोड़ा सा भी अगर इंग्लिश सीखते हैं मेरे साथ और कुछ इम्प्रूव होता है आपके इंग्लिश में, तो प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे को। जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उतने अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स है जिसके साथ भी शेयर करना हो शेयर कीजिए। एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप लर्निंग इंग्लिश। तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ये बोल रहा है अपने दोस्त को, आई नीड यू, यू विल हैव टू सपोर्ट मी। सपोर्ट करने का मतलब क्या होता है? किसी का साथ देना। और आई नीड यू, यू विल हैव टू सपोर्ट मी, ये अपने दोस्त को बोल रहा है। हम लोग भी बोलते हैं ना, यू विल हैव टू सपोर्ट पुअर्स, तुम्हें गरीबों की क्या बोल सकते हैं, साथ देना होगा, या फिर तुम्हें हम लोगों का साथ देना होगा, यू विल हैव टू सपोर्ट अस। गाइज, जब भी लास्ट में अगर हम मी ये सब का यूज करते हैं, अस, तो यहाँ पे वी या आई का यूज नहीं करेंगे। और इस बारे में मैं डिटेल में वीडियो आपको बना करके एक ज़रूर दूंगी कि आखिर लास्ट में हम लोग आखिरकार आई या वी या फिर दे, ही, ऐसा हम यूज क्यों नहीं करते हैं। तो इसके लिए वेट कीजिए, मैं वीडियो बना करके ज़रूर दूंगी। सो कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, आई विल ऑलवेज बी विथ यू। ये बोल रहा है मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा या फिर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, आई विल ऑलवेज बी विथ यू। हम लोग भी बोलते हैं ना किसी को, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, आई विल ऑलवेज बी विथ यू, या फिर वह तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी, शी विल ऑलवेज बी विथ यू, या फिर नेहा हमारे साथ हमेशा रहेगी, नेहा विल ऑलवेज बी विथ अस। क्योंकि एक बच्ची की जान खतरे में है, बिकॉज अ चाइल्ड्स लाइफ इज इन डेंजर, बिकॉज अ चाइल्ड्स लाइफ इज इन डेंजर। का डेंजर का मतलब क्या होता है? खतरा। और डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है डेंजरस। और यहाँ पे आप लोगों को चाइल्ड दिख रहा होगा, चाइल्ड का मतलब हम पहले भी बताएं, चाइल्ड मतलब एक बच्चा होता है, और चिल्ड्रेन इसका प्लूरल है जो कि चिल्ड्रेन होता है। ऐसा नहीं कि कहीं एक बच्चे का है तो चिल्ड्रेन यूज कर दे, वो हमेशा ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। अगर हम बोलते हैं ना वह बच्चा बहुत सुंदर दिख रहा है, दैट टाइम हम बोलते हैं दैट चाइल्ड इज लुकिंग सो क्यूट। ऐसा नहीं बोलते हैं दैट चिल्ड्रेन इज लुकिंग सो क्यूट, क्योंकि ये हमेशा ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। और इसके जगह हम ये बोल सकते हैं दोज चिल्ड्रेन आर लुकिंग सो क्यूट, या फिर अगर सामने को बच्चे हैं दीज चिल्ड्रेन आर लुकिंग सो क्यूट। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि आप क्या यूज कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि ग्रामेटिकली रॉन्ग होने से अच्छा नहीं होता है। ये हमारे लिए बैड इंप्रेशन जमाता है, और हमारे अगर एग्जाम्स में हम यूज करते हैं तो ये हमारा मार्क्स को भी खा जाता है, यानी कि मार्क्स कटवा देता है। इसलिए हमेशा कंसंट्रेट करके स्टडी करना है। हम लोगों ने तुम्हारी बहन को बचा लिया, वी सेव्ड योर सिस्टर। ये बोल रहा है हम लोगों ने तुम्हारी बहन को बचा लिया, वी सेव्ड योर सिस्टर। या फिर हम लोग भी बोलते हैं ना कि मैंने इस टॉमी को बचा लिया, वी सेव्ड दिस टॉमी। हम लोगों ने इस टॉमी को बचा लिया, वी सेव्ड दिस टॉमी। या फिर कोई एनिमल कहीं फंसा हुआ रहता है, दैट टाइम हम उसे बचाते हैं तो बोलते हैं ना वी सेव्ड दिस एनिमल, वी सेव्ड दिस एनिमल। या फिर आई सेव्ड यू, मैंने तुम्हें बचा लिया, आई सेव्ड यू। पिंकी कहाँ है, उसे जल्दी से मेरे पास लेकर आओ, वेयर इज पिंकी, ब्रिंग हर टू मी क्विकली। पिंकी इसकी बहन है जो किडनैप हो गई थी, एंड ये बोल रही है वेयर इज पिंकी, ब्रिंग हर टू मी क्विकली। और प्रीवियस वीडियो में इन्हीं ने पूछा था कि अगर वर्ब ना हो तो टू का यूज कैसे करेंगे मैम। तो टू का यूज इस तरह से कर सकते हैं, जब हमारे पास किसी भी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्टिव केसेस हो, जैसे मी, हिम, हर, यू, अस, देम, यू, इट, तो यहाँ पे टू का यूज कर सकते हैं एंड करते भी हैं। तुम भी घर पहुँचो, इसे कोई बोल रहा है तुम भी घर पहुँचो, यू रीच होम टू। ऐसा हम बोलते हैं ना तुम भी खाना खा लो, यू ईट टू, यू ईट टू। या फिर तुम भी लिख लो, यू राइट टू, यू राइट टू। मैं पिंकी को लेकर 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आई विल रीच होम इन 1 आवर विथ पिंकी। मैं पिंकी को लेकर 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आई विल रीच होम इन 1 आवर विथ पिंकी। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और मुझे पता है कि आप लोग कुछ ना कुछ नया चीज़ ज़रूर सीखते हैं इससे।
तो आप लोग हमेशा सीखते रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी सिखाते रहिए, क्योंकि जितना बताइएगा, नॉलेज जितना बांटिएगा उतना ज़्यादा इम्प्रूव होता है। तो नॉलेज बांटते रहिए और सीखते रहिए। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू फिर से, और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।